गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन योर सिविक्स क्लास। और मैं आशा करती हूँ कि आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन और खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और आई ऑल्सो होप, मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, आप अपना वीडियो देख रहे होंगे और साथ साथ वीडियो देखने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने जो है वो नागरिक शास्त्र से हमने चैप्टर शुरू किया है सत्ता की साझेदारी। और सत्ता की साझेदारी में हमने जो है वो बहुत सारे शीर्षक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन आवर लेक्चर। यानी हमने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसको संक्षेप में, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम संक्षेप में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, ताकि जो आप आज का लेक्चर जो पढ़ेंगे उसको आप सही से समझ पाएँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। हमने इस बारे में डिस्कशन किया था कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि सत्ता की साझेदारी जो है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए बहुत ज़रूरी, आवश्यक, एक सर्वोपरि एक बन गया। क्यों? क्योंकि ताकि सरकार जो है, सरकार का जो काम काज है वो सुचारू रूप से और सही ढंग से चल सके। तो सत्ता का बंटवारा, सत्ता की साझेदारी जो है विभिन्न समूहों, विभिन्न राजनीतिक दलों या विभिन्न लोगों के बीच जो है वो साझेदारी होती, सत्ता की उसकी भागीदारी होती है, उसका बंटवारा होता है ताकि सरकार सही और पुख्ता फैसला ले पाए या ले सके, उसको लेने में उसकी मदद हो सके। सत्ता की साझेदारी जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में संघर्ष या तनाव का जो है वो कभी कभी माहौल सा बन जाता है। कभी कभी विभिन्न सामाजिक राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक समूह जो है वो आपस में टकराने लगते हैं, उनमें टकराव या तनाव पैदा होता है। तो इन तनाव, इन टकराव, इन संघर्षों को जो है कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी जो है वो ज़रूरी हो जाती है, यानी आवश्यक हो जाती है। हमने इस बारे में भी डिस्कशन किया था। साथ में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि राजनीतिक अस्थिरता कभी कभी जो है वो एक जो है वो हिंसात्मक रूप ले लेती है। तो इस तरह का जो है परिस्थिति को टालने के लिए, इस तरह की परिस्थिति को रोकने के लिए जो है वो सत्ता की साझेदारी या सत्ता का बंटवारा जो है वो आवश्यक हो जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक जो होते हैं, कभी कभी जो है ऐसा होता है कि तत्कालीन समय में, यानी तुरंत कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बहुसंख्यक होते हैं वो अपनी मनमानी ढंग से अगर अल्पसंख्यक पे अपनी मनमानी थोपते हैं या अपनी मनमानी ढंग से शासन करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि तत्कालीन समय में हमको वो सही लगता है, लेकिन आगे चल के ये देश की एकता के लिए ये घातक या खतरा बन सकता है। तो इसलिए इस तरह की परिस्थिति, जैसे कि श्रीलंका में परिस्थिति उत्पन्न हुई थी गृह युद्ध की, इस तरह की परिस्थिति जो है किसी देश में उत्पन्न ना होने पाए, इसलिए सत्ता की साझेदारी जो है वो ज़रूरी है। और हमने साथ साथ जो है बच्चों, हमने दो कारण के बारे में भी डिस्कशन किया था। वो था युक्तिपरक कारण और था एक नैतिक कारण। हमने युक्तिपरक कारण के बारे में है कि देश में बहुत सारे विभिन्न भाषा के बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न सामाजिक समूह हैं, विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग हैं, विभिन्न सामाजिक समूह देश में विद्यमान है। तो इनमें आपसी संघर्ष ना, टकराव या किसी तरह का जो है वो टेंशन ना क्रिएट हो जाए, टेंशन ना उत्पन्न हो जाए, आपसी टकराव ना उत्पन्न हो जाए। इन टकराव, इन संघर्ष को कम करने के लिए ये युक्तिपरक कारण जो है वो लाभदायक हो जाता है। और युक्तिपरक कारण है क्या? यानी शक्ति के बंटवारे से उत्पन्न जो लाभधारी जो परिणाम होते हैं वो युक्तिपरक कारण पर बल देते हैं। और जो नैतिक कारण होते हैं वो सत्ता की बंटवारे की जो है वो स्वाभाविक योग्यता पर बल देते हैं, उनके स्वाभाविक योग्यता पर बल देते हैं। हम कह सकते हैं कि युक्तिपरक कारण जो होता है वो जो है, युक्तिपरक कारण होता है कि हानि लाभ का जो है सावधानी पूर्ण हिसाब लगाकर जो फैसला लिया जाता है वो युक्तिपरक कारण कहलाता है। ये युक्तिपरक कारण जो है वो फैसला होता है। और जो नैतिक कारण होता है, जैसे नैतिक कारणों को स्वाभाविक योग्यता पे बल देते हैं। जैसे कि लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है जनता ही जो है वो शक्ति का स्रोत है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। तो जनता
जो है सरकार से ये अपेक्षा रखने का जनता को अधिकार है कि वो कौन सी ऐसी नीतियाँ बना रही है जो सरकार, जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके वेलफेयर के लिए या उनके सुधार के लिए उनके लिए कौन कौन सी सरकार नीतियाँ बना रही है, कौन कौन से कार्यक्रम सरकार जो है वो चला रही है। ये जनता का जानने का पूरा अधिकार होता है। तो ये आपका नैतिक कारण है। युक्तिपरक जो है हानि और लाभ का सावधानीपूर्वक हिसाब लगाकर जो है वो फैसला किया जाता है, वो युक्तिपरक कारण है। और जो युक्तिपरक कारण जो है वो शक्ति के बंटवारे से उत्पन्न लाभकारी जो परिणाम होते हैं वो युक्तिपरक कारण पे बल देते हैं, उन पर बल, ये युक्तिपरक कारण उस पर बल देता है। और नैतिक कारण जो है वो सत्ता के बंटवारे की स्वाभाविक योग्यता पर बल देता है। तो ये आपका हमने जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में जो है वो डिस्कशन किया था। बच्चों आज के लेक्चर में जो है हम जो है वो पढ़ेंगे वो है आपका कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के स्वरूप। सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से स्वरूप है, हम उसके बारे में आज के लेक्चर में जो है वो हम पढ़ेंगे। बच्चों सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी, ये हमने डिस्कशन कर लिया। सत्ता की साझेदारी क्या है ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। नाउ सबसे पहले है कि जब राजनीतिक सत्ता का बंटवारा जो है कॉन्सेप्ट आया, जब अवधारणा आई इसकी, राजनीतिक सत्ता के बंटवारे के जब बात आई तो सबसे पहले सोचा गया, सबसे पहले देश की पॉलिटिक्स में, या देश के नहीं कह सकते कि विश्व के पॉलिटिक्स में, जहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली जो है वो स्थापित हो रही थी, जहाँ पे लोकतांत्रिक या डेमोक्रेसी है, वहाँ पहले ये सोचा गया था कि राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता है। इसके विरुद्ध, इसके ऑपोजिट सत्ता की बंटवारे यानी सत्ता की साझेदारी की जो अवधारणा जो है, वो जो कॉन्सेप्ट है, जब लागू हुई, जब सामने आया तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल उस चीज़ों से बिल्कुल अलग हटके था। सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट ये कह रहा था कि लोकतंत्र प्रणाली में सत्ता की साझेदारी होना ज़रूरी है। और उससे पहले ये अवधारणा लोगों के बीच थी, डेमोक्रेसी के बीच में थी कि सत्ता, राजनीतिक सत्ता जो है वो बंटवारा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि लोग ये बहुत पुरानी मान्यता थी, पुराने तरीके से लोग मानते चले आ रहे थे कि अगर शक्ति, क्योंकि किसी देश का शासन जो है वो एक ही हाथ में हो या एक ही सामाजिक समूह के भी हाथों में होना चाहिए, हाथों में होना चाहिए। अगर शक्ति का बंटवारा जो है वो, अगर शक्ति का बंटवारा या शक्ति बिखर गई या सत्ता की शक्तियाँ बिखर गई तो तुरंत फैसला लेना जो है वो संभव नहीं होगा, या तुरंत फैसला लेने की जो कार्य क्षमता है वो कम हो जाएगी, या फैसला जो है वो तुरंत लागू नहीं कर पाएंगे। यानी शक्ति बिखरने के कारण जो है फैसला जो है वो तुरंत लागू नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर शक्तियों का, अगर सत्ता की साझेदारी हो रही है, सत्ता का बंटवारा हो रहा है, तो सारे समूह, जितने सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा हो रहा है, उन सारे सामाजिक समूहों का फैसला लेना आवश्यक हो जाता है, बराबरी से आवश्यक हो जाता है। तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो हो सकता है कि फ़ैसला जो है वो डिले हो जाए, या सरकारी फ़ैसला या सरकार फ़ैसला लेने में थोड़ा देर करे। तो ये मान्यता लोगों में के अंदर बीच में थी कि इसीलिए राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं हो सकता है। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रणाली जब स्थापित हुई बहुत सारे देशों में, तो वहाँ पे सत्ता का बंटवारा आवश्यक हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले, ऐसे कानून, ऐसी नीतियाँ थीं जो कि सरकार जो है विभिन्न सामाजिक समूहों के मतों के अनुसार लेना चाहती थी। अब वहाँ जब लोकतांत्रिक प्रणाली है, जब डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पर सभी विभिन्न राजनीतिक दलों, विभिन्न सामाजिक समूहों के मत का बराबरी का हक होता है, बराबरी का स्थान होता है। तो यहाँ पे जो है वो राजनीतिक सत्ता का बंटवारा जो है वो आवश्यक हो जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक सत्ता के बंटवारा का कॉन्सेप्ट जो है वो लागू किया गया, और बहुत सारे देशों ने इसको जो है अपनाया भी और इसको एक्सेप्ट भी किया। अब बच्चों जो है, अब हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें एक चीज़ और भी हो सकती है बच्चों, जो लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है सत्ता की साझेदारी का कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा है, इसीलिए लागू किया गया ताकि शक्तियों का सही जो है विभाजन हो सके। क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली का एक जो बुनियादी सिद्धांत ये रहा है कि इसमें जो है सारे जो सामाजिक समूह हैं उनके मतों को जो है वो बराबरी से जो है वो माना जाता है, बराबरी से एक्सेप्ट किया जाता है, बराबरी से जो है उनको समझा जाता है। तो एक बुनियादी
बुनियादी सिद्धांत उसमें रहा है कि लोग जो है अपने जो स्वशासन के माध्यम से जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है लोग वो राज्य या शासन करते हैं। अब जो है और एक अच्छे लोकतांत्रिक प्रणाली की जो ख़ास बात है, जो विशेष बात यही होती है कि जिसमें जो है जिसमें विभिन्न समूहों के विचारों को जो है वो बराबरी से जो है लोग बराबरी से जो है उसको मानते हैं या बराबरी से उसको एक्सेप्ट करते हैं, बराबरी से उसको स्वीकार करते हैं। और जो सरकार जो है जो नीतियाँ बनाती हैं, वो जो नीतियाँ हैं वो आपसी बहुमत से बनाती हैं, आपसी समझौते से बनाती हैं, आपसी मतों से बनाती हैं, ना कि किसी एक विभिन्न समूह सामाजिक समूह के मत के फैसले से बनाती है, बल्कि जितने लोकतांत्रिक प्रणाली में जो विभिन्न सामाजिक समूहों को जो हिस्सेदारी होती है, उनका मत, उनका बहुमत, उनके विचार और उनकी जो है राय बराबरी से ही जो है वो मानी जाती है। यानी बराबरी प्रतिनिधिता जो है, समानता जो है वो मानी जाती है लोकतांत्रिक प्रणाली में। तो ये सब तो एक अच्छे जो तंत्र है, जो लोकतांत्रिक प्रणाली है, उसमें ये वो एक अच्छा वही होता है, ये वही शासन को अच्छा माना जाता है। एक अच्छा लोकतांत्रिक शासन तभी अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो नागरिक होते हैं उनको राजनीतिक सत्ता में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको जो है सत्ता में हिस्सेदारी मिली या भागीदारी। तो इस तरह की ये आपका जो है लोकतांत्रिक प्रणाली की जो है वो बुनियादी सिद्धांत का ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा है। अब बच्चों, अब हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कि जो है, जैसे आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में है जो है ये सत्ता की साझेदारी के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रूप हैं जो कि हम देखे जा सकते हैं। उनमें से जो है सबसे पहला जो है रूप है वो है कि सत्ता की जो विभिन्न शासन, यानी शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा। पहला तो फॉर्म ये है, सबसे पहला आपका रूप सत्ता की साझेदारी का सबसे पहला रूप है वो है कि शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा। दूसरा है कि विभिन्न सामाजिक समूह के स्तर में सत्ता का बंटवारा। तीसरा आपका है कि तीसरा है कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा। पहला क्या मैंने आपको बताया, पहले ये है कि शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा। दूसरा आपका जो है सत्ता की साझेदारी का रूप है कि विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा। तीसरा आपका है कि विभिन्न जो है सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में बंटवारा। और चौथा आपका है कि राजनीतिक दलों और दबाव समूह में सत्ता का विभाजन। ये 4 तरह के फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, ये 4 तरह के जो आपके सत्ता की साझेदारी के स्वरूप हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पहला इसका पढ़ेंगे, वो है आपका कि शासन के विभिन्न अंगों में सत्ता का किस तरीके से बंटवारा होता है। कि शासन का जो विभिन्न अंग है, शासन के जो विभिन्न अंग हैं उनमें सत्ता का बंटवारा किस तरीके से होता है। तो शासन के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं आपके, जैसे कि आपका विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये आपके शासन के 3 विभिन्न अंग हैं जिनके बीच जो है सत्ता का बंटवारा होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि जैसे कि मान लो इन बंटवारे के लिए शासन के विभिन्न अंग के में सत्ता के बंटवारे को हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, यानी हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग यानी हॉरिजेंटल पावर डिवीजन कहते हैं, यानी क्षैतिज शक्ति का क्षैतिज वितरण कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये शासन के जो विभिन्न अंग होते हैं वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अलग अलग शक्तियों का उपयोग करते हैं। यानी जो शासन के विभिन्न अंग हैं वो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्तियों का अलग अलग उपयोग करते हैं। एक ही स्तर पर रहते हैं लेकिन अपनी अपनी शक्तियों का वो अलग ही उपयोग करते हैं। तो इसलिए इसको हम क्षैतिज वितरण कहते हैं, यानी हॉरिजेंटल पावर ऑफ शेयरिंग कहते हैं, यानी सत्ता की क्षैतिज वितरण या सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण जो है वो शासन के विभिन्न अंगों में देखा जा सकता है, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी विधायिका,
कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब बच्चों जैसे कि मान लो ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अंग होता है अब अपनी अपनी शक्तियों का जो है वो एक ही स्तर पर रह के वो अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। तो कोई भी एक अंग जो है वो सरकार की असीमित शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। और हर एक शक्ति जो होती है वो हर एक अंग जो है वो एक दूसरे पे अंकुश लगाई रहती है, एक दूसरे पे नज़र रखी रहती है, एक दूसरे पर जो है वो नियंत्रण करती रहती है। तो इस तरह की जो है वो शक्ति का बंटवारा होता है शासन के विभिन्न अंगों में। जैसे कि हमने अब जैसा कि हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि इसके जैसे इनके बीच इन शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का जो संतुलन जो रहता है, सत्ता का संतुलन बना रहता है। क्योंकि जब एक दूसरे को वो अंकुश लगाए रहते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखे रहते हैं और वो एक ही स्तर पर रह के अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर कोई भी एक अंग जो है वो ज़्यादा शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है और ना कम शक्तियों का उपयोग कर सकता है एक दूसरे से। तो एक दूसरे पर चूँकि अंकुश लगाने के चक्कर में वो जो है वो उनमें जो है पावर शेयरिंग, उनमें जो सत्ता का जो संतुलन है वो बना रहता है। और जैसे अब हम कह सकते हैं कि इससे सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो अमेरिका और भारत है। यानी हमारे भारत में और अमेरिका में इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में जो है वो किस तरीके सत्ता की साझेदारी होती है। अब आप कह सकते हैं कि विधायिका कानून बनाती है और जो है विधायिका कानून बनाती है और आपका जो है कार्यपालिका कानून का जो है वो कानून को लागू करती है और जो है न्यायपालिका न्याय करती है। तीनों चीज़ जो है वो एक ही स्तर पर है, लेकिन तीनों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। तीनों अपनी अपनी शक्तियों का अलग अलग उपयोग करते हैं। तीनों शासन के अभिन्न अंग हैं और लेकिन तीनों अपनी शक्तियों का अलग अलग उपयोग करते हैं। जैसे कि विधायिका क्या करती है, विधायिका आपका कानून बनाती है और क्या कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका जो है वो न्याय करती है। तो ये आपका जो है तीनों विभिन्न अंग हो गया। तो यानी शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी जो है वो इस प्रकार होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में, जो एक ही स्तर पर रहकर अपनी अलग अलग शक्तियों का उपयोग करते हैं, अपनी अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये आपका पहला फॉर्म हो गया। आप जो है वो दूसरा फॉर्म हो जाएगा कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर जो है सत्ता का बंटवारा। अब सरकार के विभिन्न स्तरों पर सरकार की सत्ता का बंटवारा, जैसे कि मान लो पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकार अलग हो। तो ये बंटवारा है। जैसे कि हमारे देश में इस तरह की चीज़ें बंटवारा है। जैसे कि पूरे अगर हम बात कर रहे हैं सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता के बंटवारे की बात, तो अगर हम कहें कि पूरे देश के लिए एक समान सरकार हो और क्षेत्रीय और प्रांत के लिए अलग सरकार हो, तो ये हमारे देश में तो ये है ही है। हमारे देश में कैसा है, हमारे देश में अब पूरे एक संपूर्ण देश के लिए, पूरे देश के लिए जो एक सरकार होती है, एक सामान्य सरकार होती है, उसको हम केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं और क्षेत्रीय या प्रांतीय सरकार को हम राज्य सरकार कहते हैं। तो ये हमारे देश में है कि ये हमारे देश में इस तरह की सत्ता के बंटवारे हैं। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में केंद्र का बंटवारा हो गया, यानी सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी हो गई। तो लेकिन बहुत सारे देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार नहीं है, राज्य सरकार नहीं है। लेकिन अगर हमारे जैसे देश में की अगर बात हो तो हमारे जैसे देश में ये क्षेत्रीय सरकार यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों है। तो यहाँ के संविधान में ये स्पष्ट रूप से ये उल्लेख है कि किस प्रकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार में सत्ता का बंटवारा हो। संविधान में पूरी तरीके से उल्लेखनीय है, स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि सत्ता का बंटवारा जो है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किस प्रकार से होना चाहिए। तो बच्चों इस तरह की सत्ता की साझेदारी जो है वो सरकार के विभिन्न स्तरों में भी होती है। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों थी और एक अलग सरकार भी थी, कम्युनिटी सरकार भी थी। लेकिन श्रीलंका में ऐसी कोई सत्ता की साझेदारी नहीं थी। और वहीं बेल्जियम में इस तरह की सत्ता की साझेदारी थी। बेल्जियम में इस तरह के सामाजिक सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी के कारण क्या हुआ था, वहाँ गृह युद्ध जैसी परिस्थिति टल गई थी।
वहाँ की जो है परिस्थिति संभल गई थी, वहाँ के लोगों को जो है वो इस तरह की कठिनाई, आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ा था जितना श्रीलंका में करना पड़ा था, क्योंकि श्रीलंका में ऐसी कोई सरकार का गठन नहीं हुआ था, कोई सत्ता की साझेदारी नहीं हो पाई थी और वहाँ गृह युद्ध जैसी परिस्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। तो यहाँ पर एक फॉर्म ये भी है। तो दूसरे फॉर्म क्या है बच्चों आपका, कि सरकार के विभिन्न स्तरों में सत्ता की साझेदारी, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी, तो जैसे हमारे देश में होती है, यानी पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं और एक प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकार जिसको हम राज्य सरकार कहते हैं। तो ये हमारे देश में है, और हमारे देश में अगर ये दोनों सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी है तो इसमें संविधान में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो इस तरह की चीज़ें हुई, और इसके अलावा भी सत्ता की साझेदारी जो है, इसके अलावा भी जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अलावा भी जो छोटी निम्न स्तर की जो विभाजन है सरकार है वो भी है, जैसे कि आपकी न्यायपालिका, पंचायत, ये भी एक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी सरकार की छोटी इकाई है, यानी न्यायपालिका और पंचायत। तो इनके बीच भी जो है वो आपकी सत्ता की साझेदारी होती है, पावर शेयरिंग होती है। तो इस तरह यानी निम्न स्तर और उच्च स्तर के बीच जब सत्ता की साझेदारी होती है, पावर शेयरिंग होती है, तो उसको हम ऊर्ध्व डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। तो ये आपका हो गया। 36 डिवीजन हम कहते हैं आपको शासन के विभिन्न अंग, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो आपका विधायिका, इसको 36 वितरण कहते हैं। और वर्टिकल डिवीजन किसे कहते हैं, यानी आपका वर्टिकल डिवीजन आपको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, यानी ये आपका जो है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच साझेदारी को कहते हैं, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायपालिका, पंचायत, ये इस तरह इन विभिन्न सरकार के स्तरों पे जो सत्ता की साझेदारी होती है। तो बच्चों ये आपका है सेकंड फॉर्म आपका हो गया कि पहला आपने पढ़ा कि शासन के विभिन्न अंगों यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह हुआ। और दूसरा आपने पढ़ा कि सरकार के बीच विभिन्न स्तरों में सत्ता का बंटवारा, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत और कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इस तरह का जो है आपने बंटवारा आपने पढ़ा, इस दो फॉर्म्स आपने पढ़ा। दो फॉर्म्स में हमने क्या जाना कि सत्ता का बंटवारा किस प्रकार हो सकता है। अब बच्चों जो है हम यहीं पे हम बंद करते हैं, वी विल स्टॉप हियर, और हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम जो है दो फॉर्म्स के बारे में और पढ़ेंगे, और सत्ता का बंटवारा जो दूसरा फॉर्म है, स्वरूप है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। वन थिंग बच्चों, लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा, उसमें बाय मिस्टेक मैंने लास्ट में जो है वो न्यायपालिका कहा था, जबकि न्यायपालिका नहीं, जैसे सरकार के विभिन्न स्तरों पर जो सत्ता का बंटवारा है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पंचायत और सरकार की छोटी इकाइयां जैसे पंचायत और नगर पालिका, ना कि न्यायपालिका। न्यायपालिका आपका शासन का विभिन्न अंग है, ना कि आपका सरकार का जो विभिन्न स्तर, जो सरकार का जो विभिन्न स्तर है उसका, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो है और सरकार की छोटी इकाई जैसे कि आपका नगर पालिका और पंचायत, इनके बीच जो है आपका सत्ता की साझेदारी या भागीदारी या सत्ता का विभाजन किया जाता है या हो सकता है।